हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 49। निशी को वंश के साथ भेजकर गौरी काशी और अंजलि के साथ पार्लर चली गई। निशी को भी अपना सामान लेकर वहीं आने को कहा। वंश गौरी के कहने पर निशी को अपने साथ लेकर घर के लिए निकल गया। निशी वंश से दूरी बनाकर स्कूटी पर बैठी थी। सपोर्ट के लिए उसने स्कूटी के पीछे वाले हैंडल को पकड़ा हुआ था। स्कूटी चलाते हुए वंश मिरर में देखता है तो उसकी नजर निशी पर पड़ती है और वह मन ही मन खुद से कह उठता है, हाँ, मुझसे दूर तो ऐसे बैठी है जैसे मैं इसे खा जाऊंगा। अरे, मेरे कंधे पर क्या कांटे लगे हैं? ये अपना हाथ मेरे कंधे पर भी तो रख सकती थी। बेकार लड़की है। वंश ने एकदम से स्कूटी को ब्रेक लगाया और निशी वंश की पीठ पर आ गिरी। अगर वंश ने समय पर ब्रेक ना लगाया होता तो स्कूटी डिवाइडर पर चढ़ चुकी होती। उसका दिल धड़कने लगा। तभी निशी ने उसकी पीठ पर एक मुक्का मारते हुए कहा, तुमने जानबूझकर ब्रेक लगाया ना? तुम कभी नहीं सुधरोगे। अचानक मुक्का लगने से बेचारे वंश की पीठ अकड़ गई। वह स्कूटी से नीचे उतरा और कहा, तुम्हें लगता है मैं जानबूझकर ऐसा करूंगा? मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है। सामने से ऑटो आ गया था इसलिए मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। ओह, तो तुम देखकर क्यों नहीं चलाते? भगवान ने तुम्हें ये आंखें क्या मुझे दिखाने के लिए दी है? निशी ने गुस्से से कहा। भगवान ने तुम्हें भी आंखें दी है ना, तो तुम चला लो। वंश ने अपनी पैर पटकते हुए कहा। हाँ, तो मैं चला सकती हूँ। कहते हुए निशी पिछली सीट से आगे आई और वंश को देखकर घूरते हुए कहा, बैठो। सिली गर्ल। कहते हुए वंश निशी के पीछे आ बैठा और थोड़ी दूरी बना ली जिससे निशी उसे गलत न समझे। निशी ने स्कूटी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। निशी वंश से भी अच्छी ड्राइव कर रही थी। बेचारा वंश चुपचाप पीछे बैठा था। निशी बीच बीच में जैसे ही ब्रेक लगाती वंश खिसक कर आगे आ जाता। ठीक से बैठो ना, निशी ने झुंझला कर कहा। तो और कैसे बैठूं? अब अगर तुम बार बार ऐसे ब्रेक लगाओगी तो ये तो होगा ना, वंश ने मायूसी से कहा। ठीक है, जैसे मुन्ना भैया के साथ बैठते हो वैसे बैठ जाओ, निशी ने कहा। आर यू श्योर? वंश ने पूछा। हाँ, निशी ने कहा। वंश खुशी खुशी आगे खिसका और अपनी बाहों को निशी की कमर से लपेटकर अपना गाल उसकी पीठ से लगा लिया। 440 वोल्ट का झटका जो निशी को लगा है, उसने स्कूटी ले जाकर सीधा सामने पोल पर दे मारी और गुस्से से कहा, हे, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने ही तो कहा था मुन्ना के साथ जैसे बैठता हूं वैसे बैठ जाऊं। मैं मुन्ना के साथ बाइक पे ऐसे ही जाता हूं, वंश ने कहा। निशी स्कूटी से उतरी और कहा, एक काम करो, तुम ही ड्राइव करो। मैंने तो पहले ही कहा था, आओ बैठो, वंश ने कहा तो निशी उसके पीछे आ बैठी। लेकिन इस बार उसका हाथ वंश के कंधे पर था। मुरारी से बोले गए झूठ के चलते मुन्ना को अब अपना हुलिया सुधारना था, इसलिए गौरी के घर से निकलकर वह मॉल चला आया। मुन्ना जेंट्स पार्लर में आया और अपने बालों और दाढ़ी को सेट करने को कहा। यहाँ मुन्ना को थोड़ा वक्त लगना था, इसलिए उसने अनु को फोन करके बता दिया। मुन्ना आंखें मूंदे कुर्सी से सर लगाए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह अपनी आने वाली नई जिंदगी के बारे में सोच रहा था जिसमें गौरी के साथ उसका भविष्य था, और ये सब सोचते हुए सहसा ही मुन्ना के होंठों पर मुस्कान तैर गई। अगले ही पल मुन्ना को एहसास हुआ जैसे किसी के नाजुक हाथों ने उसके गालों को छुआ है। मुन्ना ने देखा तो पाया साड़ी पहने कोई महिला उसके पास से गुजरी है। ये छुअन मुन्ना को कुछ जानी पहचानी लगी और उसका मन अजीब बेचैनी से घिर गया। उसने शीशे में खुद को देखा तो पाया उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे और वह धीरे से बुदबुदाया, नहीं, ये शायद हमारा वहम है। उर्वशी यहाँ कैसे हो सकती है? क्या हुआ सर? लड़के ने मुन्ना के पास आकर पूछा जो उसे अटेंड कर रहा था। क्या यहाँ कोई आया था? मुन्ना ने पूछा। लड़के ने इधर उधर देखा और कहा, इतना बड़ा सैलून है सर, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। आपको कुछ चाहिए? नहीं, आप थोड़ा जल्दी कर देंगे प्लीज, मुन्ना ने कहा। श्योर सर, कहकर लड़का मुन्ना के बालों को सेट करने लगा। उर्वशी के वहां होने का एहसास
मुन्ना को क्यों हुआ ये खुद मुन्ना भी नहीं समझ पा रहा था। उसी सैलून से बाहर निकलते हुए उर्वशी ने पलटकर तिरछी नजरों से मुन्ना को देखा और एक प्यारी सी मुस्कान उसके होंठों पर तैर गई। वह अपना बैग संभाले वहां से बाहर निकल गई। सैलून से निकलकर उर्वशी लिफ्ट की तरफ आई, तभी किसी ने उसकी बाह पकड़कर उसे साइड में खींचा और सीढ़ियों की तरफ लाकर अपने सामने करके कहा, मुझे यूं सताना बंद करो उर्वशी। उर्वशी ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और होंठों पर मुस्कान तैर गई। उसने अपनी गोरी बाहें आदमी के गले में डालकर प्यार भरे लहजे में कहा, तुम्हें सताने में जो मजा है वो दुनिया के किसी काम में नहीं है, पर तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं बहुत मुश्किल से निकल कर आया हूं। तुम तो जानती हो ना मेरा बेटा हॉस्पिटल में है और उसकी माँ यानी मेरी पत्नी, उससे छुप कर आना पड़ता है, आदमी ने कहा। उर्वशी ने अपने होंठों को आदमी की गर्दन से छुआ और उन्माद भरे स्वर में कहा, उसका नाम लेकर मेरा मूड खराब मत करो। तो फिर चलो मूड बनाते हैं, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा और उर्वशी की कमर में अपनी बाह डालकर वहां से चला गया। आखिर ये आदमी कौन था जिससे मिलने उर्वशी रातों रात यहां चली आई थी? मुरारी, शिवम और बाकी सब मेहमान अधिराज जी के घर से गेस्ट हाउस के लिए निकल चुके थे। अधिराज जी के घर पर बस कुछ लोग रुके थे। अनु सारिका सगाई में गौरी के दिए जाने वाले सामान को जमा रही थी। राधिका भी उन दोनों की इसमें मदद कर रही थी। आई अंबिका जी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। इतनी वक्त बाद दोनों साथ मिली थी और उनके पास बात करने को बहुत कुछ था। दी, मुन्ना सगाई में क्या पहनने वाला है जरा बताना, अनु ने सामान जमाते हुए कहा। सारिका ने बैग से मुन्ना के कपड़े निकालकर बिस्तर पर रखे। अनु ने देखा तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गई और उसने कहा, दी सीरियसली मुन्ना ये पहनने वाला है? हाँ अनु, इसमें क्या बुराई है, सारिका ने सहजता से कहा। ओ दी, ये कितना ओल्ड फैशन है, ये लड़का आज मेहमानों के बीच मेरी नाक जरूर कटवाएगा, अनु ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है अनु, ये हमारी पारंपरिक ड्रेस है जो लड़के सगाई में और शादी में पहनते हैं। जैसे जैसे जमाना बदला लोगों ने अपनी संस्कार और परंपरा को भी बदल दिया, लेकिन हमारे मुन्ना में तुम्हारे दिए संस्कार आज भी मौजूद है, तभी तो उसने ये पसंद किया। अब तुम ज्यादा मत सोचो और फटाफट सब सामान रखकर तैयार हो जाओ, हम सबको भी गेस्ट हाउस के लिए निकलना होगा, सारिका ने अनु को समझाते हुए कहा। लेकिन दी, अनु ने मायूस होकर कहा। तो सारिका उसके पास आई और उसके गाल को प्यार से छूकर कहा, अनु चिंता मत करो, हमारा मुन्ना इन कपड़ों में बहुत प्यारा लगेगा और देखना गौरी की नहीं तुम्हारी भी उस पर से नजर नहीं हटेगी। अब चलो तैयार हो जाओ, आखिर तुम हमारे दूल्हे राजा की माँ हो, तुम्हें आज सबसे सुंदर दिखना है। क्या दी, आप भी ना, सिर्फ मैं नहीं बल्कि आप भी उसकी माँ हैं और मुझसे पहले आप सास बनेंगी, अनु ने कहा। फिर तो हम सास बनकर तुम्हारी बहू को खूब डांट फटकार लगाएंगे जैसे आई लगाती है, सारिका ने आई की तरफ देखकर कहा। अरे दादा, हम कब वो डांट लगाई है तुमको? हाँ सारिका बिटिया, आई ने कहा। अरे आई, हम मजाक कर रहे हैं, चलिए आप और माँ भी चलकर तैयार हो जाइए, सारिका ने आई की तरफ आकर कहा और सब तैयार होने चली गई। एक आलीशान गाड़ी आकर हॉस्पिटल के बाहर रुकी। चौहान साहब उसमें से नीचे उतरे और सीधा अंदर चले आए। कुछ देर बाद कबीर के कमरे का दरवाजा खुला और चौहान साहब अंदर आए। उन्हें वहां देखकर कबीर थोड़ा हैरान था, लेकिन कबीर की मां की आंखों में नमी के साथ होंठों पर मुस्कान तैर गई। वे अपनी जगह से उठी और चौहान साहब की तरफ आकर सीने से लगते हुए कहा, देखिए ना भाई साहब, ये क्या हो गया, कबीर मरते मरते बचा है। हाँ मुझे सब पता है, जैसे ही खबर मिली मैं यहाँ चला आया। विक्रम कहाँ है? चौहान साहब ने कहा। वो कुछ देर पहले ही यहाँ से चले गए, उन्होंने कहा उन्हें जरूरी काम है। कबीर की मां ने कहा, इस वक्त यहाँ होने से ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? खैर छोड़ो, कबीर अब ठीक है ना? चौहान साहब ने पूछा। डॉक्टर ने कहा है कल तक उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा, कबीर की मां ने चौहान साहब के साथ कबीर की तरफ आते हुए कहा। कैसे हो कबीर?
चौहान साहब ने पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। चौहान साहब को वहां देखकर कबीर के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए, जैसे उनका वहां होना किसी आने वाली मुसीबत का संकेत हो। अपनी मां के सामने कबीर कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता था, इसलिए धीरे से कहा, मैं ठीक हूं। ये सब कैसे हुआ? मैंने सुना तुम नशा करके गाड़ी चला रहे थे। तुम जानते हो ना, तुम अभी भी जवान हुए हो, लेकिन जवानी के जोश में ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ हो। तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। चौहान साहब ने कबीर को घूर कर देखते हुए कहा। चौहान साहब के चेहरे पर आए भावों को कबीर की मां नहीं देख पाई, लेकिन नीलिमा ने देख लिया। चौहान साहब ने एक नजर नीलिमा को देखा और कबीर से कहा, अपनी ये दोस्ती जरा कम करो और अपने करियर पर ध्यान दो। कबीर ने इतना ही कहा। अपने काम के चलते मैं कुछ दिन यही हूं, किसी भी तरह की जरूरत हो तो मुझे बताना। कबीर घर आ जाए, उसके बाद मैं आकर मिलता हूं। चौहान साहब ने उठते हुए कहा। ठीक है भाई साहब। कबीर की मां उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। चिंता मत करो, जिसने भी ये किया है मैं उसका पता लगा लूंगा, और विक्रम आए तो उससे कहना आकर मुझसे मिले। चौहान साहब ने कहा। वैसे आप कहाँ रुके हैं? कबीर की मां ने पूछा। राइजिंग होटल, चौहान साहब ने कहा और वहां से चले गए। हॉस्पिटल से बाहर आकर वे उसी आलीशान गाड़ी में बैठे और निकल गए। आखिर चौहान साहब और कबीर की मां का क्या रिश्ता था? उन्होंने कबीर को धमकी भरे शब्द क्यों कहे? शक्ति का कबीर को क्रिमिनल समझना और चौहान साहब से क्या संबंध था? ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं था। अपनी खबरी की बात मानकर शक्ति सादे कपड़ों में माल रोड आ पहुंचा। पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग वहां मौजूद थे और हैरानी की बात यह थी कि शक्ति के एक हफ्ते सस्पेंड होने के बाद भी सब उसका ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। शक्ति ने बैरिकेड्स लगाने का ऑर्डर दिया और हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक करने को कहा। धूप ज्यादा होने के कारण शक्ति ने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा लिया। फॉर्मल ड्रेस में भी शक्ति बहुत ही आकर्षक लग रहा था। उसकी फिजिक इतनी अच्छी थी कि हर तरह के कपड़े उस पर जचते थे। काफी वक्त हो गया लेकिन जॉर्डन की गाड़ी वहां से नहीं गुजरी। एक गाड़ी शक्ति को संदिग्ध लगी तो वह उसकी तरफ चला आया और पूछताछ करने लगा। उसी रास्ते से वंश निशी के साथ स्कूटी लिए चला रहा था और पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। चेकिंग करने पर वंश के पास न लाइसेंस था, न हेलमेट और सोने पर सुहागा ये कि वह रोंग साइड से आ रहा था। वंश उसे समझाने लगा लेकिन पुलिस वाला तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। शक्ति ने देखा उसका एक जूनियर वंश से बहस कर रहा है तो उसने कहा, मोहसिन क्या हुआ? सर लाइसेंस नहीं है और ना हेलमेट है, रॉन्ग साइड से भी आ रहे हैं, मोहसिन ने कहा। शक्ति ने देखा मोहसिन ने जिसको रोका है वो कोई और नहीं बल्कि उसका होने वाला साला वंश है, जिससे शक्ति की बहुत कम बात हुई थी। शक्ति उनकी तरफ आया। शक्ति को वहां देखकर वंश की भवें तन गई। वह आज भी काशी के लिए शक्ति को सही नहीं समझता था। उसे लगता था उसकी बहन मासूम है जिसे शक्ति ने फंसा लिया, और उसने शक्ति के सामने तनते हुए कहा, लाइसेंस बना है मेरा। मोहसिन इन्हें जाने दो, शक्ति ने सहजता से कहा। लेकिन सर, मोहसिन ने कहा। जाने दो, साले साहब है हमारे। शक्ति ने वंश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जो कि वंश को चिढ़ाने के लिए था, और वंश चिढ़ भी गया। लेकिन इस वक्त कुछ ना बोलकर वह किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता था। वंश ने स्कूटी स्टार्ट की और जैसे ही जाने लगा, शक्ति उसके पास आया और उसके कान में धीरे से कहा, वैसे ये बात हम काशी को बताए या रहने दे कि तुम लड़की के साथ घूम रहे हो? वंश ने सुना तो खा जाने वाली नजरों से शक्ति को देखा। शक्ति पीछे हटा और मुस्कुराकर कहा, पसंद अच्छी है तुम्हारी। वंश ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या सच में वंश की पसंद इतनी अच्छी है? जानने के लिए सुनते रहिए हाँ ये मैं तेरी ही मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ मिलते हैं अगले भाग के साथ। बाय बाय।